यही तो सेंटेंस है जिसका गुर सीखना है आपको। डॉक्टर आरिफ ने भी बताया होगा कि सीखना चाहिए आपको। तो याद रखें कि पहला पैराग्राफ में पहली लाइन टॉपिक सेंटेंस होती है और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल्स होती हैं वर्ड्स के हिसाब से, और आखिर में उसको कंक्लूड कर दिया जाता है। दैट इज वाई आपको पैराग्राफ का असूल होना चाहिए। सो पहला पॉइंट फिर दोबारा से सुन लें, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को पढ़ के क्वेश्चन समझना, पैराग्राफ में जाते हुए ये असूल ज़हन में रखना कि उसमें सिर्फ एक आइडिया डिस्कस होगा, और दूसरा कि उसके टॉपिक सेंटेंस के मुताबिक अपने आप को लेके चलना ताकि आपको पूरा पैराग्राफ आसानी से समझ आ सके, और चौथा उस पैराग्राफ को पढ़ते हुए उसकी टोन को समझ लेना। अगर ये चार काम आप शुरू में कर लेते हैं, राइट, तो आपको पैसेज को पढ़ने के बाद सवालों के जवाब देने आपके लिए आसान हो जाएंगे। क्योंकि जब आप पैसेज करेंगे, अब मैं आता हूं स्क्रीन के ऊपर, एक सेकंड, हाँ जी। जब आप पैसेज पे जाएंगे तो उसकी रीडिंग स्ट्रेटजी क्या है, ये SQ3R टेक्निक मैंने पहले बताई थी, ये भी बता रहा हूँ और दूसरी चीजें भी बताता हूँ कि पैसेज के अंदर आपने जब जाना है तो इसको देखते हैं जरा में कि जो कंपोजिशन के अंदर आपको पैसेज दिया जाता है वो तो आपके पेपर पे सामने होगा और उसको आपने सेगमेंटाइज करना होता है। इस केस में आपको इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ तो दिया नहीं जाना, छोटा सा 3-4 लाइनों का पैराग्राफ बनाया जाएगा। वो मैं अभी आपको एग्जांपल्स भी दूंगा जैसे मैंने अभी दी है, और इस तरह की एग्जांपल अभी करवाऊंगा भी। और आपने जब क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा तो इन 3 टेक्निक्स के जरिए अप्रोच करना है। वो कैसे है, ये जो लफ्ज आप सुनते रहते हो स्कैनिंग एंड स्किमिंग, इसको लोग बड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। इसके बारे में लोगों का ख्याल है कि स्कैनिंग का मतलब है यानी स्कैनिंग और स्किमिंग से कुछ लोग टीचर कहते हैं कि नहीं करनी, क्योंकि उनके ज़हन में होता है कि फटाफट सिर्फ जवाब तलाश करेगा और मेन चीज़ों को मिस कर देगा, वो इसलिए टीचर्स मना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्कैनिंग स्किमिंग करनी चाहिए। तो रियलिटी ये है कि स्कैनिंग एंड स्किमिंग इज द पार्ट ऑफ द रीडिंग, इनएविटेबल पार्ट ऑफ द रीडिंग। कैसे? स्कैनिंग का मतलब ये है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन के कीवर्ड पढ़े तो लाशौरी तौर पर आप तलाश कर रहे हैं कि उस कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए। उस अमल का नाम स्कैनिंग है, उस अमल का नाम स्कैनिंग है। इट्स नॉट ए डिफरेंट प्रोसेस। लेकिन यहां पर आप शौरी तौर पर स्कैन करना शुरू कर दें, यानी क्वेश्चन के कीवर्ड को ज़हन में रखते हुए आपका फोकस वहां पे होना चाहिए कि मुझे जवाब कहां मिलेगा। इसको स्कैनिंग कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में सर्वे कहते हैं। किसी जगह पे सर्वे लिखा होता है, किसी जगह पे स्कैनिंग होता है, और कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। स्कैनिंग करते हुए जैसे ही आपको ये लगे कि ये हिस्सा या ये लाइन जो है इस पे जवाब आ गया, उस लाइन को अंडरलाइन कर लें। उस अमल का नाम स्किमिंग है, उस अमल का नाम स्किमिंग है। ये 3R में वही टेक्निक है, स्किमिंग। यानी जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, कॉन्शियसली आपने तलाश का अमल किया शुरू, इसको स्कैनिंग कहेंगे। द मोमेंट यू फाइंड द क्लूज इन द पैराग्राफ के यहां पर इन लाइनों में आंसर हो सकता है, उस पॉइंट को या उससे रिलेटेड पॉइंट को अंडरलाइन करने का नाम स्किमिंग है। ये अमल अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ कर लें तो आपका आधा मसला हल हो गया। आप कुछ चीजों को पॉइंट आउट कर लेते हैं कि अच्छा यहां मुझे जाना है। अभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे, अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने जनरलाइज्ड फॉर्म में सर्च किया और सर्च करके इंपॉर्टेंट एरियाज को अंडरलाइन कर लिया। जब आप इंपॉर्टेंट एरियाज को अंडरलाइन कर लेंगे तो फिर आप उसकी इन डेप्थ रीडिंग करेंगे। इन डेप्थ रीडिंग को हम रिसाइट कहते हैं। रिसाइट करना, इन डेप्थ रीडिंग के 2 तरीके हैं। एक एरिया वो आएगा जहां पर आपको स्पीड को थोड़ा स्लो करना है, क्योंकि आपको रुकना है, ठहरना है और उस पॉइंट को समझना है। रुकने ठहरने के अमल के लिए 2 टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। एक को हम कहते हैं स्लो डाउन, दूसरी नाम है इंटेंसिव रीडिंग। यानी पैराग्राफ की रीडिंग के दौरान कुछ जगहों पर इंटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी और कुछ जगहों पर एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी। जिन जगहों पे इंटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी उस नाम के लिए दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज होती है स्लो डाउन हो जाना, जिसका मतलब यह है कि आपने थोड़ा स्लो होकर गौर करके पढ़ना है। और जिस जगह पर आपको एक्सटेंसिव रीडिंग करनी है वहां पर टर्म हम यूज करते हैं स्पीड अप की, यानी ऐसी जगह जहां पर आपको ज्यादा रुकना, ठहरना, उलझना नहीं है, बस सरसरी सा पढ़ें और आगे चले जाएं।
तो ये दोनों अप्रोचेस, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, आपको पैराग्राफ के दौरान अप्लाई करनी है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द पैसेज। कैसे पता चलेगा कि आपको यहां पर स्लो होना है और यहां पर आपको एक्सटेंसिव यानी स्पीड अप करना है? उसके कुछ क्लूज हैं, वो क्या हैं वो मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कहां पर स्लो डाउन होना है या स्पीड अप होना है। ये है, ये स्क्रीन नजर आ रही है। ये जो हिस्से आएंगे जहां पर डिफिकल्ट वर्ड्स नजर आए, जहां पर आपको लगे कि अनफेमिलियर वर्ड्स हैं, कभी आपने पहले पढ़े नहीं है, थोड़ा रुक जाए, कोई हर्ज नहीं, वहां पर समझने की कोशिश करें। जहां पर एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स आए, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आ जाएं, उस जगह पे रुक जाएं। जहां पे कुछ सेंटेंस बड़ा लंबा चौड़ा हो, इंट्रिकेट किस्म का हो, मुश्किल हो, कॉम्प्लेक्स हो, रुक जाए, स्लो हो जाए। जहां पे जैर्गन यूज हो, वहां पर रुक जाए। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब है जहां पर आपको ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आपको पहले ही ऑलरेडी बात समझ आ गई, एग्जांपल पढ़ने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी है, वहां पर आप थोड़ा तेज हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि उसको इग्नोर कर दें, उसको थोड़ा तेज हो जाए, यानी उधर रुकने की कोशिश ना करें। डिटेल्स आ रही हैं और आपको पता है ऑलरेडी समझ आ गई बात, डिटेल्स हैं, बस आप उसको जनरली पढ़ लें, सिंपल मटेरियल वहां पर पढ़ लें। तो ऐसी जगहों पर आपको ये अमल करना होता है। ठीक है जी। तो ये आप रखेंगे स्लो डाउन और स्पीड अप की स्पीड, जिससे आपको जहां पर रुकना होगा वहां पे पता चल जाएगा। और देन आखिर में आंसर को रीटेल करना है, तो उसके लिए रिफ्लेक्ट करना है। अब रीटेल करने वाला काम तो आ गया आपकी कंपोजिशन में, क्योंकि वहां पर आपको सेंटेंस को रिकंस्ट्रक्ट करना है। यानी पहले आप गौर करें कि ये जो लाइनें हैं ये क्या कह रही हैं, क्या ये लाइनें मेरे उस क्वेश्चन के कीवर्ड के मुताबिक जवाब दे रही हैं? अगर तो आपको लग रहा है कि ये वो लाइनें यही जवाब दे रही हैं, तो अब क्वेश्चन के मुताबिक उस जवाब को दोबारा कैसे मैं डिजाइन करूं कि कोई डाउट ना रहे। इस अमल को करने का नाम है रिफ्लेक्ट। और जब उसको रीडिजाइन करेंगे तो उसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्ट करना। ठीक है ना? तो वो रिकंस्ट्रक्ट करके आप जवाब दे देंगे। लेकिन इस स्क्रीनिंग के अंदर आपको रीटेल तो करना ही नहीं है, आपको सिर्फ रिफ्लेक्ट करना है। वो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों के ऊपर बड़े गौर से ध्यान से देखना है कि विच ऑप्शन मैचेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, विच क्वेश्चन matches the demand of the question, which option, sorry, whatever the option or whichever the option that matches with the demand, उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो ये प्रोसेस ऐसे होगा, राइट जी। आई होप कि वाकई समझ आ गई होगी। ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं डिकोडिंग द टेक्स्ट, ये वही है कि टॉपिक को पहले समझ लें, फिर उसके की आर्गुमेंट पे फोकस करें। ये टोन ये मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन के कीवर्ड्स की टेक्निक में बता चुका हूँ, वर्ड चॉइसेस में वर्ड पेनिट्रेशन मैं ये समझा चुका हूँ, स्लो डाउन स्लो स्पीड ये समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स की सेंसिंग ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पॉइंट है 2 व्हाट्स एंड 1 व्हाई, ये वाला, और आगे वॉइस टेक्निक वाला, इन दोनों को मिला के पढ़ लें, समझ लें ये क्या है। बेटा ये दो जो पॉइंट्स हैं, 2 व्हाट्स एंड 1 व्हाई और वॉइस टेक्निक, ये आपको एग्जाम्स के लिए नहीं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं फॉर द प्रैक्टिस, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आई एम टेलिंग यू व्हाट आई वांट टू टेल यू। देखो, अगर आप अपनी रीडिंग सेंसिबिलिटी को इंप्रूव करना चाहते हो, तो जब आप प्रैक्टिस करो, तो जब आपका क्वेश्चन गलत हो, उसको एनालाइज सही तरीके से करना शुरू कर दो। और अगर वो एनालाइज करना सही शुरू कर दोगे, तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद रीडिंग सेंसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि आपको 70% काम करेगी आपकी रीडिंग सेंसिबिलिटी को इंप्रूव करने में। वो कैसे करेगी? देखो, जब आपका क्वेश्चन गलत होना, तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये गलत हुआ क्यों है। ये क्वेश्चन के कीवर्ड्स हैं जिनको आपने नजर रखनी है। ये एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन के 3 एरियाज होते हैं जिनको आपको फोकस करना होता है कि ये एक्सप्लेन, स्टेट, या मेंशन, इलस्ट्रेट, डिस्क्राइब, इसके रिलेटेड जो वर्ड को यूज हुआ है ना, इसका आपको सही मीनिंग पता होना चाहिए। अभी तक जो भी आपको मीनिंग पता है उनको फिर वेरीफाई करके रखें, क्योंकि जो आपको मीनिंग पता है, ये 100% यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि वो आपको 100% पता नहीं होगा। इसलिए इन वर्ड्स को दोबारा डोंट टेक फॉर ग्रांटेड, don't take these words for granted, rather do cross check the exact meaning,
इस वर्ड का मीनिंग देखें और विद सेंटेंसेस देखें जहां सेंटेंसेस में डिक्शनरी यूज होते हैं, ताकि आपको पता हो कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। प्लस इन्हीं वर्ड से आपको ये अंदाजा हो जाता होता है कि लेंथ क्या है। कंपोजिशन के पेपर में ये अंदाजा हो जाता है कि लेंथ का जो अंदाजा होता है ना कि एक सवाल का जवाब कितनी लंबा होना चाहिए, वो ये वर्ड आपको गाइड कर रहे होते हैं। एक्सप्लेन का अमूमी तौर पर लोग मतलब जैसी लफ्ज एक्सप्लेन आ जाए ना, लोगों के ज़हन में आता है कि लंबी तफसील, खासतौर पे ये लफ्ज आ जाए ना कॉम्प्रीहेंसिवली एक्सप्लेन, तो कॉम्प्रीहेंसिव और एक्सप्लेन मिला के लिख दिया तो फिर तो वैसे ही दिमाग में बैठ जाता है कि कोई पता नहीं लंबा चौड़ा आंसर लिखना है। तो ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं बड़े मिस इंटरप्रेटेड होते हैं कि जी कॉम्प्रीहेंसिव और एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं होता। एक्सप्लेन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले बताओ कि व्हाट इज द थिंग। नंबर 2, उसको थोड़ा अनफोल्ड करो, मीन बाय उसका कोई उसके रेलेवेंट कोई एग्जांपल है तो दो, उसकी कोई रेलेवेंट डिटेल है वो बताओ, या उसकी कोई रेलेवेंट एविडेंस है तो बताओ। ठीक है कि नहीं। एक्सप्लेन का मतलब ये होता है कि उसको थोड़ा सा ओपन अप करो, थोड़ा सा ओपन अप करो। हम लोग उसके मुदाद बड़ी लंबी डिटेल ले लेते हैं। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब ये होता है कि उसकी जो जो बात बने वो लॉजिकल सेंस कर रही हो, उसमें लॉजिकल कोहेरेंस मौजूद हो, वो लॉजिकल माइंड को अपील कर सके, समझ आए, ये ना हो कि बेतुकी बात हो। ये मतलब होता है। हमने कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब उर्दू में देखा जामिया, और जामिया से मुराद हमने लगा दिया पूरी लंबी डिटेल। कॉम्प्रीहेंसिव जस्ट मीन, क्योंकि ये लफ्ज कॉम्प्रीहेंड से निकला है, कि इट अपील्स योर लॉजिकल माइंड, इट इज सेंस्ड बाय योर लॉजिकल माइंड इजीली, दिस इज व्हाट इट मीन्स। सो इन वर्ड्स के ऊपर नजर रखना। इसी तरह हाउ, वाई, व्हाट, इन लफ्जों के ऊपर नजर रखना, क्योंकि ये आपको बताते हैं कि क्या चीज हमें आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं। हाउ से मुराद है प्रोसेस, वाई से मुराद है रीजंस, व्हेन से मुराद है उस स्पेसिफिक टाइम। हम इन चीजों को मिक्स कर देते हैं स्टूडेंट्स, वाई को हाउ के साथ मिला दिया, वाई को व्हेन को डिटेल में जाना शुरू कर दिया। जैसे कि एक बड़ी मशहूर सी प्रैक्टिस चल रही है, वो ये है कि जब भी कोई डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आया ना, तो जानबूझ के स्टूडेंट डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से शुरू करेंगे, या उसको कहीं ना कहीं इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आ गया, तो वो कहीं भी नहीं कह रहा कि माजी में चले जाओ, माजी में रेफरेंस के तौर पर जा सकते हो। ही इज नॉट आस्किंग कि मुझे डेफिनेशन बताओ जी डेमोक्रेसी होती क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। लेकिन लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि ट्रेडिशनली हमें आदत है चीजों को उसको उसको वर्ड्स को मिसअंडरस्टैंड करने के बाद हम उनके मुताबिक चलते हैं। सो ये लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट है, हाउ, व्हेन, व्हाई, के ये वर्ड्स क्या कह रहे हैं। अगर उसने व्हाई पूछा है तो उसका मतलब सिर्फ रीजंस बताओ, अगर उसने हाउ पूछा है तो उसके सिर्फ प्रोसेस बताओ। इसी तरह से उसके अंदर जो मेन वर्ब यूज होगा, एक्शन वर्ड यूज होगा, जैसे मैंने अभी आपको हाईलाइट करके बताया, व्हाई डज ही यूज इट प्राइमरीली एज, तो प्राइमरीली लफ्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां पर तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस नाउन की शक्ल में आ गया, लेकिन मेन वर्ड क्या है उस, तो इन तीनों वर्ड्स को मिला के पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, ये बहुत जरूरी है। पहला काम ये हो गया। जब आप पैराग्राफ में जाते हो तो पैराग्राफ में आपने ये टोन को जरूर समझना है कि टोन क्या है आखिर। पैराग्राफ से फौरन गेस कर लिया करें, और ये दो एक लाइनों को पढ़ के अंदाजा हो जाता है कि ये प्रोज एंड कॉन्स पे बात कर रहे हैं। क्रिटिकल पैराग्राफ है, एनालिटिकल पैराग्राफ है, फैक्चुअल पैराग्राफ है, नैरेटिव है, पर्सनल है, एंड ऑल दीज थिंग्स। ये अंदाजा जनरली लगा देना चाहिए और पढ़ने के बाद, और इस तरह की डिटेल्स आप मजीद खुद भी चेक कर सकते हैं। आपके टीचर्स ने भी शायद आपको बताई हो, मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को जितना बताना था वो बताया। ये पैराग्राफ की जनरल आइडिया ले लेना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तीसरी बात जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये कि एक पैसेज जो है ना, पैराग्राफ, वो भी इसी शक्ल का होता है। जो पैसेज का शक्ल है वही पैराग्राफ की शक्ल है। मैं इसको दूसरे अल्फाज में ही कहता हूं कि पैराग्राफ इज अ माइक्रो पिक्चर, पैसेज इज ए मैक्रो, MACRO, मैक्रो पिक्चर। Passage is the combination of paragraphs, while a paragraph is the combination of lines. लेकिन दोनों में एक ही असूल है। असूल क्या है कि आइडिया एक ही डिस्कस होगा। पैसेज के अंदर भी एक ही आइडिया है जिसको आप अपना थीसिस स्टेटमेंट कहते हो, क्लेम लेके चलते हो, मगर उसको डिफरेंट एंगल से डिटेल में डिस्कस करते हो हर पैराग्राफ में, ठीक है कि नहीं। पैराग्राफ भी यही है, एक ही आइडिया डिस्कस होगा, उसमें कोई दूसरी चीजें नहीं आएंगी। तो एक ही पैराग्राफ ऑलवेज कंटेन्स वन सिंगल आइडिया, ये बात ध्यान में रख लें।
जिसमें इसकी जो पहली लाइन होती है इसको हम इंट्रोडक्टरी लाइन या टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। टॉपिक सेंटेंस मींस कि एक लाइन जो है वो टॉपिक से रिलेटेड वो क्या बात करने जा रही है उसकी इंडिकेशन दे रहा है उस सेंटेंस में, उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। टॉपिक से रिलेटेड वो क्या बात करने जा रहा है उसकी इंडिकेशन दे रहा है उस पहले सेंटेंस पे, उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। और जिसको पैराग्राफ की कन्वेंशंस का पता है वो रीडर पहली लाइन से ये देख लेगा कि अब इस पैराग्राफ में कौन सी बातें डिस्कस होंगी, क्योंकि वो कीवर्ड्स वहां पे पहले सेंटेंस पे मौजूद है। मैं इसको दोबारा थोड़ा सा लिख के बता देता हूं ताकि जिनके ज़हन में कोई कंफ्यूजन है वो ना रहे कि टॉपिक सेंटेंस जो है इसके दो हिस्से होते हैं, टॉपिक प्लस कंट्रोलिंग आइडिया। ठीक है जी। टॉपिक क्या होगा जो उसके ऊपर बात करें, मिसाल के तौर पर पहले तो कंट्रोलिंग आइडिया समझिए क्या होता है। कंट्रोलिंग आइडिया मैंने इसके बारे में कहा था कि इट सेट्स द डायरेक्शन फॉर द रीडर। रीडर को पता चल जाता है कि क्या बात होने जा रही है। ठीक है। दूसरा, इट कीप्स द राइटर फोकस्ड। राइटर को भी वो कहते हैं ना लगाम डाल के रखता है कि इधर से बाहर नहीं जाना भाई। टॉपिक सेंटेंस क्या है, टॉपिक सेंटेंस क्या है, मिसाल के तौर पर उसी पैसेज में अगर मैं चला जाऊं, किधर गया जी ये, एक सेकेंड, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये इट इज टू बी एक्सपेक्टेड दैट बाय द ईयर 25 पीपल्स ईटिंग हैबिट, ये है टॉपिक, ईटिंग हैबिट, पीपल्स ईटिंग हैबिट। ठीक है, राइट। और कंट्रोलिंग आइडिया क्या है, बाय द ईयर 2050 विल हैव चेंज बियॉन्ड रिकॉग्निशन, ये है कंट्रोलिंग आइडिया। इट इज टू बी एक्सपेक्टेड दैट पीपल्स ईटिंग हैबिट, ये है टॉपिक, पीपल ईटिंग हैबिट के ऊपर बात करने जा रहा है। क्या बात करने जा रहा है, ये करने जा रहा है कि बाय द ईयर 2050 विल हैव चेंज बियॉन्ड रिकॉग्निशन, कि वो आते चेंज हो चुकी होंगी। ये कंट्रोलिंग आइडिया है। अब इसी के मुताबिक मैंने आपको जवाब दिया था ना, रीडर भी आपका यही देखता है कि 2050 से रिलेटेड और बियॉन्ड रिकॉग्निशन और चेंज। मिसाल के तौर पर आप देखो, उसने कहा था बियॉन्ड रिकॉग्निशन चेंज हो जाएगी। गौर से सुनना, बियॉन्ड रिकॉग्निशन जिसको आप पहचान ही नहीं सकते, सतत चेंज होंगे कि पहचान नहीं सकते। ये देखो ना कि वो कह रहा है मील्स जो हैं वो एक पास्ट का पारीना के सब पारीना बन जाएंगे और वो जो है वो टेबलेट्स की फॉर्म में होंगी, तो चेंज हो गया ना बियॉन्ड रिकॉग्निशन। बियॉन्ड रिकॉग्निशन चेंज हो गया ना। ये लफ्ज का पेनिट्रेशन देखिए, इसको कहते हैं पेनिट्रेशन। कि मील, आज मील आपके पाकिस्तान में मील के मराद को तो रोटी, सालन, चावल, दालें ये आ जाती हैं। बाहर हर मुल्क के अंदर मील की जो भी शक्ल है वो उनके ज़हन में आ जाएगी, लेकिन उन सबको क्या चीज रिप्लेस करेगी, उनकी जगह पिल्स आ जाएंगी। ठीक है, सॉरी, ठीक है जी। लेट मी, मेरा कोई माउस थोड़ा सा ना रीट्रैक हो रहा है, लेट मी चेक। हाँ, ये इधर आ रहा है। ठीक है जी, मील्स चेंज हो जाएगा। तो जो वर्ड्स उसने दिए हैं वो सारे के सारे उसने उसके बताए हैं कि इन वर्ड्स का बियॉन्ड रिकॉग्निशन का लफ्ज यूज हुआ है, हैबिट से रिलेटेड है। वो हैबिट्स में वो बता रहा है कि फूड जो है, तो वो जो भी फूड से रिलेटेड आया, पीपल हैबिट्स जो कई हैं, वो सारी की सारी से मतलब वो की वर्ड्स हैं जिसको उसने एक्सप्लेन यहाँ पे करके दे दिया है। तो उसने ये कहा ही नहीं, स्लो डाउन का जिक्र ही कहीं नहीं आया। वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन विल डिक्लाइन, ये बात ही नहीं की उसने, है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है उस पर। एडवर्टीजमेंट का जिक्र ही नहीं है वहां पर। ये जिक्र हुआ, आवर ट्रेडिशनल हैबिट्स विल हैव बीन कंप्लीटेड। ये कहां पर जिक्र हुआ है, इस लफ्ज के साथ, नॉट टू डिस्टेंस, क्योंकि 2050 के साथ उसका यही जिक्र हुआ था। सो ये बड़ा क्रिटिकली जब तक आप नहीं देखेंगे आप आंसर नहीं देख सकते। सिंपल में तो शायद आप फिगर आउट कर लो, बट व्हेन देयर कम्स अ डिफिकल्ट पैसेज तो उसमें आप नहीं कर सकते। सेम इज द केस इधर, ऑथर पॉइंट्स आउट दैट आर्टिफिशियल फूड। अब वो आर्टिफिशियल फूड के बारे में क्या बात करता है, ठीक है जी। क्या उसने डेफिशिएंसी की बात की थी, विटामिन की वर्ड्स को पहले देखते हैं और उसके साथ वाले पूरे वर्ड्स को पढ़ते हैं। विटामिन में डेफिशिएंसी की बात की थी, नहीं की थी, खत्म बात। नॉन फॉर्चुनेटली का लफ्ज है ना, इस तरह की कोई बात हुई।
इकोनॉमिकली इजीली प्रोड्यूस, कोई इकोनॉमिकली का डिस्कशन नहीं हुआ वहां पर, खत्म, यहीं से बात खत्म। इज नॉट प्रैक्टिकल बट इट्स डिलीशियस, डिलीशियस की तो बात ही नहीं की, बल्कि उसने कहा डिलीशियस होगा ही नहीं, उससे इसके ऑपोजिट बात की थी। मे प्रोवाइड ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ए वर्ल्ड फूड शॉर्टेज, ये उसने बात नहीं की। मे प्रोवाइड, उसने कहा था कि सोल्यूशन हो सकता है, यस, ये उसने बात की थी। विल अपीयर ग्लेडली टू द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ये तो बात ही नहीं की उसने, ये बिल्कुल बात ही नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्टिफिशियल फूड जो है वो क्या होगा, वो प्रोवाइड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल रीच लाइक दिस। ठीक है जी, मैंने यहां तक तो आपको एक बता दिया। अभी मैं आ जाता हूं उसके ऊपर, रीडिंग के ऊपर। अच्छा जी, अब हैविंग सेड दिस, ये जो मैं बात बता चुका हूँ, ये आपका फोकस ऑफ अटेंशन जो चाहिए, ये सारी बातें मैंने डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी। सबसे पहले तो ये देख लो कि जो रीडिंग क्वेश्चन है उनकी टाइप्स क्या होगी। अब इट्स नॉट एज मच डिफरेंट from the reading comprehension questions which I discussed in my composition class. So I would not go into the detail, but for the sake of the students who have never been my students, उनके लिए मैं थोड़ा सा चीजों को कंप्रेस करके आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है जी, वो ये है कि बेटे जो लोग नए हैं खासतौर पे वो सुन लें कि क्वेश्चंस की कुछ खसूसी टाइप्स होती हैं, ये 6-8 टाइप्स होती हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि वो टाइप्स क्या हैं तो आपका एक मामला आसान हो जाता है। और यही चीज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको कंपोजिशन में एक एज देती है कंपेयर टू प्रेसिव। ये कंपेयर टू प्रेसिव वो आसान इसलिए होती है कि उसमें आपको क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बाकायदा डायरेक्शन के तौर पर मिलते हैं। आपको पता अगर चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 8-6-7 किस्म के क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लें, मेंटली तौर पर अपने आप को कंडीशन कर लें, तो जब सवाल आएगा उस सवाल को समझना भी आसान हो उसका, चाहे वो कैमोफ्लेज ही क्यों ना हो। तो ये जो मैंने यहाँ पर 2, 4, 6 टाइप्स हैं, ये 6 टाइप्स होते हैं, इसमें मैंने एक टाइप ऐड की है। वो मैंने एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आइट्स में एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसमें ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन का पूछा जाता है। याद रखना यही 6 टाइप्स होती हैं, इन्हीं की डायमेंशंस चेंज होती हैं। मिसाल के तौर पर आइल्ट्स में और टॉफल में क्वेश्चन आता है कि आपसे वो कहता है कि ये हेडिंग का सेट्स है, ये 5-6 हेडिंग्स दे देता है और वो कहता है मैच करके बताओ ये किस पैराग्राफ के साथ मैच कर देगी, कौन सी हेडिंग। ठीक है जी, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर वो नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन, वो हेडिंग मैच का क्वेश्चन इज सिमिलर टू मेन पर्पस ऑफ द पैसेज। ये जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू या प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, रिटोरिकल स्ट्रेटजी ऑफ द, बिल्कुल उसी तरह से है, सिमिलर टू दैट। उसका मेन पर्पस या मेन थीम क्या है, इट्स लाइक मेन थीम पूरे पैराग्राफ का। हेडिंग होती क्या है, ये जो आप प्रेसी में टाइटल बनाना सीखे वो क्या है कि आप पूरे पैसेज का जिस्ट जो है वो आप इन 2 वर्ड्स और 3-4 वर्ड्स के अंदर आप बताते हो और पता चल जाता है कि आप वाकई जिस्ट को सही समझो। हेडिंग मैच इज सिमिलर टू दैट। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर ये 6 क्वेश्चन की जो टाइप्स बता रहा हूं आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के दौरान आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जो आप देख के फौरन घबरा ना जाए कि सर ने तो हमें ये 6 टाइप्स बताए थे, जहां पे ये क्वेश्चन क्या होगा, गौर करने पे आपको पता चल जाएगा कि वो इन्हीं की कोई ना कोई डायमेंशन होगी। ये बात तो पहले आपके ज़हन में रख लेनी है। ठीक है जी, तो इसमें अब जो मैं टाइप्स बता रहा हूँ ये है कि एक क्वेश्चन होगा कि जी ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू या प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज बताएं, ऑथर की रिटोरिक स्ट्रेटजी के बारे में बताएं, बट दे वुड नॉट डायरेक्टली यूज द प्राइमरी पर्पस। जरूरी नहीं है प्राइमरी पर्पस का लफ्ज यूज किया हो, पॉइंट ऑफ व्यू का हो, आई मीन। अच्छा, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे, यानी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पूछते हैं कि जी छोटी सी एक नुकता उठा लेंगे जो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में डिटेल्स पूछेंगे, स्पेसिफिक स्मॉल डिटेल्स। एक पॉइंट उठा लिया, मिसाल के तौर पर, अभी ये मैं सारों की एग्जाम्पल भी आगे आएगी, आगे चल के इसकी एग्जाम्पल्स भी आएंगी, बजाय इधर बताने के मैं आगे चल के ही बताता हूँ स्लाइड्स में। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। इसी तरह से एक डिटेल को ये लाइन बता देगा, आपको कहेगा ये नंबर लाइन है फलां पैराग्राफ की दूसरे हिस्से पे आ रही है और इस पे बताओ कि क्या असम्पशंस राइटर कर रहा है। ठीक है, इस फलां लाइन का या पैसेज का पैराग्राफ का इसका खास मकसद बताओ, पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या है, क्यों ये वो बात कर रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताओ। इस वर्ड को बताओ कि इसका वर्ड का कंटेक्चुअल मीनिंग क्या है,
ऑथर की टोन के बारे में बताओ, मूड के बारे में बताओ कि वो कैसे दे रहा है। और ये सारी चीजें मैंने आपको अपने स्टूडेंट्स को बताई हुई है, मैं जब आगे चलूंगा तो इसको डिटेल में भी बता दूंगा। तो अब इन सब क्वेश्चंस की मैं एक एक झलक आपको दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। मिसाल के तौर पर प्राइमरी पर्पस से रिलेटेड क्वेश्चन ये होगा, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू, आई मीन व्हेन आई हैव रिटन द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, तो जरूरी नहीं उसने प्राइमरी पर्पस लिखा हो, ठीक है कि नहीं। वो ऐसे भी कर सकता है कि द राइटर्स फॉर एग्जांपल द मेन फोकस ऑफ दिस पैसेजेस, तो मेन फोकस होगा वो मेन पर्पस ही है, मतलब कुछ भी वर्ड्स होंगे वो आपको इंडिकेशन मिल जाती है कि ये वर्ड है। एनीवेज, जब उसने मेन पर्पस आपसे पूछा क्वेश्चन, तो ऑप्शन उसने ये दे दिए 4, और इन चारों में से आपने एक ऑप्शन निकालना है। इसका असूल पहला बुनियादी वही है कि जो भी इनके कीवर्ड्स हैं, हमेशा कीवर्ड्स को बड़े ध्यान से देखें, उन कीवर्ड्स की पेनिट्रेशन उनमें नजर आनी चाहिए पूरे पैसेज में। कीवर्ड्स की पेनिट्रेशन से मुराद ये नहीं है कि वो लफ्ज बार बार यूज होगा, इट डज नॉट मीन कि वो लफ्ज बार बार यूज होगा, इट जस्ट मीन्स उस बात के का जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो प्रिवेल करता हुआ आपको नजर आएगा पूरे पैसेज में। सो कभी भी कहीं वर्ड, फॉर एग्जाम्पल ये assumption का लफ्ज आ गया है, फर्ज करें ये assumption का लफ्ज है और ये एग्जैक्ट एज इट इज आप उधर देख लेते हो, तो इन चीजों की अर्ज पे फौरन जवाब नहीं सिलेक्ट करते कि ये लफ्ज नजर आ गया। जवाब किस प्रिंसिपल पे करते हैं? जवाब इस प्रिंसिपल पे करते हैं कि ये वर्ड की सेंस की पेनिट्रेशन कितनी है, वर्ड की भी पेनिट्रेशन नहीं, इस वर्ड की सेंस की पेनिट्रेशन कितनी है। जिसकी पेनिट्रेशन ज्यादा है उसको पकड़ना आपने, एक बात। दूसरी बात, अगर उसमें 3 कीवर्ड्स है, जैसे यहां पर 2-3 कीवर्ड्स हैं, इस पे 2-3 कीवर्ड्स हैं, तो तीनों वर्ड्स की पेनिट्रेशन आनी चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल यह है कि पहले वर्ड्स की पेनिट्रेशन को असेस कर लें कि उनकी सेंसिबिलिटी कितनी हो रही है, फिर आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया मेन पर्पस रिलेटेड। दूसरा पर्पस ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया कि जिसमें वो स्मॉल डिटेल्स के बारे में कुछ पूछना चाहता है, वो ऐसे आएगा, वो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जी वो कहेगा जी 4th पैराग्राफ, ये एग्जांपल दे रहा हूं, डज नॉट मीन ऑलवेज लाइक दिस, कि जी 4th पैराग्राफ 50 to 56 लाइन, उसके अंदर इंडिकेट जो है वो इंडिकेट्स के प्लेटो का प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन टू पोएट्री क्या है। यानी आपको वो गाइडलाइन दे के कहेगा कि इस लाइन में चले जाओ 50 to 56, और उस 50 to 56 लाइन में जो 50 लाइन में पोएट्री का वर्ड यूज हुआ है, इसका मेन ऑब्जेक्शन प्लेटो की पोएट्री की तरफ क्या है। अच्छा, अब याद रखना कि जब उसने वर्ड्स के जरिए, नंबर के जरिए आपको गाइड किया कि इस वर्ड पे चले जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं पे स्टक हो जाए आप। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ आपको बता रहा है कि इस जगह पे यूज हुआ है, आपका काम है उसके आगे पीछे की लाइंस को पढ़ के असेस करना, कॉन्टेक्स्ट में देखना, ना कि सिर्फ उस लाइन को पढ़ने बैठ जाओ या उसी लाइन तक रुक जाओ और उसी से मीनिंग अखज करने की कोशिश करो। यू गो टू द लाइन विच ही हैज हाइलाइटेड, you go to the word which he has highlighted, and then like a compass, जैसे प्रकार होती है कंपास की तरह, उसकी आगे पीछे की लाइनों को पूरी तरीके से असेस करो, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसमें जो बात कर रहा है वो क्या है। वो जो बात समझ आए उस पर देख लो, इन 4 ऑप्शन में से कौन सी बात नजर आ रही है, वो बात आप निकाल लो। फिर इन्फ्रेंस के बारे में कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें इन्फर करना होता है कि जी ये लाइन से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ अवेलेबल, देखो लफ्ज ये बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इफ अवेलेबल। कहता है जी इनमें से अगर कोई अवेलेबल हो, वुड बेस्ट रिफ्यूट द ऑथर्स असर्शन, बेस्ट रिफ्यूट इज द कीवर्ड। बेस्ट रिफ्यूट करेगा, कौन सा असर्शन था, यंग अपस्टार्ट के बारे में उसने कोई बात की है, वो बता रहा है कि लाइन 57 है, आप उस लाइन में जाओ और यंग अपस्टार्ट के बारे में, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल दे रहा हूं इसी की पैसिव, दिस प्रोजेक्ट should have been completed yesterday, ये प्रोजेक्ट कल खत्म हो जाना चाहिए था। ये प्रोजेक्ट शुड हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे, ये कल खत्म हो जाना चाहिए था। सो जैसे शुड, मस्ट, ऑट टू, कुड, माइट, वुड के साथ हैव लगे तो थर्ड फॉर्म लगाएं और जुमला वो होगा एक्टिव का, मगर कब में होगा, पास्ट में होगा, पास्ट टेंस का होगा। जैसे यू, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव के साथ बिन लगाएं और फिर थर्ड फॉर्म लगाएं तो वो जुमला पैसिव होगा, होगा पास्ट का। ठीक है जी।
और फर्क मैंने बता दिया कि यू शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ का मतलब तुम्हें सच बोलना चाहिए था, यू मस्ट हैव स्पोकन द ट्रूथ तुम्हें सच लाजमी बोलना चाहिए था, यू ऑट टू हैव स्पोकन द ट्रूथ तुम्हें हर हाल में सच बोलना चाहिए था क्योंकि ये तुम्हारा अखलाकी फर्ज है, यू कुड हैव स्पोकन द ट्रूथ तुम सच बोल सकते थे, यू माइट हैव स्पोकन द ट्रूथ हो सकता है तुमने सच बोला हो, यू वुड हैव स्पोकन द ट्रूथ सच बोला होगा। ये हो गए एक्टिव फॉर्म। पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये प्रोजेक्ट कल खत्म हो जाना चाहिए था, दिस प्रोजेक्ट शुड हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे, लाजमी खत्म हो जाना चाहिए था, दिस प्रोजेक्ट मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे, हो सकता है ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया हो, दिस प्रोजेक्ट माइट हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे, ये प्रोजेक्ट कल खत्म हो गया होगा, दिस प्रोजेक्ट वुड हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे, ये कल खत्म हो सकता था, दिस कुड हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे। तो ये सारे पैसे इस फॉर्म में आ जाएंगे। आई होप कि जो कुछ बेस्ट मैं डिलीवर कर सकता था आपको आइडिया हो गया होगा। नाउ यू जस्ट गो बैक टू योर होम्स, इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, ग्रामर को जरूर पढ़ें, एक्स्ट्रा चीजें डिटेल में पढ़ें, यू विल हैव एन आइडिया ऑफ दिस। ठीक है जी। एक बच्चे ने सवाल चूंकि कर दिया था कि हैव हैड क्या आएगा, उसका जवाब मैं दे दूं। जब भी हैज या हैव या हैड, सुन ले दोबारा से, जब भी हैज हैव और हैड ऑलरेडी लगा और फिर हैड आ जाए, पहली बात तो ये याद रखें कि हैज हैव हैड जब आएगा तो दोबारा बाद में हैड ही आएगा। ये जो पहला हैज हैव हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ये जो हैड है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन उस वर्ब की जगह यूज हो रहा है जो अंडरस्टूड है। मिसाल के तौर पर आई हैव हैड माई वर्क का मतलब आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव हैड माई मील का मतलब आई हैव ईटन माई मील, उन जगहों पे इस्तेमाल होता है बेटे जी। आई होप मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव मेड क्लियर जी। अब इनका ऑन कर दें और मैं आखिरी अलविदा कर दूं इनको। दे हैव गॉट एन आइडिया, नोट इन्होंने कर लिया होगा, एग्जाम्पल्स के साथ मैंने सारी चीजें बता दी हैं। आई वुड सिंपली से वर्क हार्ड लिटिल ऑब्वियसली ऑन यू, सब कुछ ही चीज हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। कल या परसों आपको नरेशन का दे देंगे। ठीक है जी, गुड। किसी बच्चे ने ये बोला था ये बेटा सच बोलना चाहिए था, पास्ट पे करेंगे, यू ought to have spoken the truth, ये पास्ट में है जी। ठीक है, और तर्जुमा मैंने आपको बता दिया। आज के लिए इतने काफी है, बहुत सी चीजें ठीक होगी, अब कुछ काम आपको खुद करना है। रेमंड मर्फी इज गुड जी, कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। शेल विल का डिफरेंस सिर्फ आई वी के साथ शेल आता है और बाकी ही शीट के साथ विल आता है, और अगर उनको रिवर्स करना हो, लाजमी के करना हो, तो वो विल और शेल को आपस में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है जी सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इतना काफी है, अब आप प्रैक्टिस करें, कुछ चीजें आप खुद से करें, इंशाल्लाह सारी ठीक हो जाएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने जी करवा दी, मैंने नरेशन मैंने करवाई हुई है क्लास में, इसलिए उसको दोबारा रिपीट करना जरूरी नहीं है जी। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज। हैव स्पोकन द ट्रुथ, ऑट टू हैव, हैड नहीं आता बेटे, ऑट टू हैव होता है। हैव 10 दफा कहा है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, चलें अब मैं जा रहा हूँ, इजाजत, खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज।